नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू कारोलिया। विकास कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जो एमपीएसआई, कांस्टेबल और व्यापम से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और आने वाले सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी सिटीजनशिप के बारे में कि नागरिकता क्या होती है, वह कौन कौन सी प्रकार हैं जिनके द्वारा हम नागरिकता का अर्जन करते हैं और वह क्या कारण हैं जिनके द्वारा हमारी जो नागरिकता है वह समाप्त हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमें प्राप्त हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स के पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। तो मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। किसी भी देश से यह प्रभावित नहीं होते या किसी भी देश का इन पर नियंत्रण नहीं होता है, किसी भी देश के संविधान का इन पर नियंत्रण नहीं होता है। और मानवाधिकार जो है एक संकीर्ण अवधारणा नहीं है, एक विस्तृत अवधारणा है और किसी भी देश का संविधान जो है इन पर लागू नहीं होता है। मतलब मानवाधिकार की बात करें तो यदि आप मानव हैं तो ये आपको प्राप्त होंगे, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी स्वेच्छा से रोजगार चुनने का अधिकार, ये हमारे जो है मानव अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 3। हमारा जो पार्ट 3 है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने अपनी जनता को जब कुछ अधिकार दिए तो वह जो दस्तावेज था जिसके द्वारा वो अधिकार दिए गए थे उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। हमारा जो पार्ट 3 है वह भी मौलिक अधिकार से प्रेरित है या मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, इसीलिए पार्ट 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 13(5) जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें स्टेट शब्द की परिभाषा बताई गई है। राज्य का मतलब एमपी या यूपी जैसे राज्यों से मतलब नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्था जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है, उसको राज्य के अंतर्गत रखा गया है या उसे राज्य बताया गया है। आर्टिकल 13 की बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 कहता है कि यदि कोई भी जो है कानून है या विधि है जब फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है तो जो हमारा आर्टिकल 13 है वह न्यायपालिका जो हमारी जुडिशियरी है उसे पावर देता है। तो जो न्यायपालिका है उसे यह अधिकार है कि वह उन कानूनों या विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन करे, उनकी समीक्षा करे, क्या ये सच में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं। और यदि वह ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने ऐसा किया है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया है या उन पर नियंत्रण या किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि उनको जो है असंगत या असंवैधानिक घोषित कर सकता है उस कानून या विधि को। अब आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें विधि बताई गई है। लॉ 2 टाइप से। पहला जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनकर तैयार हो गए थे, जैसे आईपीसी, एविडेंस एक्ट, ये जो है जो संविधान लागू होने से पहले बनकर तैयार हो गए थे और इनके द्वारा भी यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन किया जाता है या उनका उल्लंघन किया जाता है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उनका न्यायिक पुनरावलोकन करके समीक्षा करे और यदि वह गलत पाए जाते हैं तो उनको असंवैधानिक घोषित करे। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है कि वे कानून या विधियां जिनका निर्माण संविधान लागू होने के बाद हुआ है, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद यदि इनका जो लॉ है बना हुआ है और उनके द्वारा भी यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया जाता है तो उनकी भी
न्यायिक पुनरावलोकन के थ्रू जो न्यायपालिका है उसकी जांच या समीक्षा कर सकती है। समता का अधिकार की बात करें, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि जो हमारा कानून है उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक हैं। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी में दो प्रकार बताए गए हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विधि जो हमारा कानून है उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कानून जो है किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता जो है इंग्लैंड से प्रेरित है या इंग्लैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में। और विधियों का समान संरक्षण की बात करें तो यह यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण कहता है कि जो विधि है, कानून है, वह अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है। दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आप जानते हैं कि भारत में एससी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग कैटेगरी और जनरल वालों के लिए अलग कैटेगरी है, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है। तो इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ना सिर्फ कैटेगरी बनाई गई है बल्कि नियम भी अलग अलग बनाए गए हैं। तो ये विधियों का समान संरक्षण है। विधियों का समान संरक्षण, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा राज्य है वह भेदभाव नहीं करेगा लेकिन सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। सकारात्मक भेदभाव जैसे कि कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है और कोई सामान्य व्यक्ति है। फिजिकल हैंडीकैप्ड व्यक्ति जो है उसकी कार्य क्षमता है वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम है, या कोई बच्चा या एससी एसटी ओबीसी, तो इनकी जो क्षमताओं में जो अंतर देखा जाता है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य क्या है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। उनको किसी भी प्रकार की रियायतें दी जाएं। जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड है और कोई सामान्य व्यक्ति है तो यदि कोई टास्क दिया जाता है तो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में। तो राज्य चाहे तो उनके लिए नियम बना सकता है या कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ये होते हैं सकारात्मक, जिनको हम बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। तो राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। मैंने आपको बताया कि जो विधि के समक्ष समानता है वह इंग्लैंड से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है वह यूएसए से लिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, आप इन 5 आधारों को याद कर लेना कि इन 5 आधारों के आधार पर कोई भी राज्य विभेद या भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 में ये बताया गया है। पहले हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 15 जो है 5 आधारों की बात करता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनको याद रखिए। अब आर्टिकल 15 यह भी कहता है कि ये जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है जैसे नदी, कुएं, तालाब, पार्क या प्लेग्राउंड जो भी हैं, ये समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं। इन पर इनको उपयोग करने से कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता या राज्य जो है इनको नहीं रोक सकता। तो आर्टिकल 15 में यह बताया गया है। अब हम इसके आगे जब बात करते हैं आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15 की धारा है 15(4) जो कहती है कि राज्य एससी एसटी जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो पिछड़े हुए लोग हैं, और वो पिछड़े लोग कौन, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल कॉलेजों में जो है एक रिजर्वेशन या उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। ऐसा 15(4) में बताया गया है। तो जो आर्टिकल 15 का ये जो 4 है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जो हमारा संविधान था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन इसको संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा है। जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह जोड़ा गया है।
आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में SC ST के लिए मेरिट लिस्ट अलग आती है और जनरल कैटेगरी के लिए अलग आती है। तो रिजर्वेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलता है वो आर्टिकल 15(4) के द्वारा ही मिलता है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत एक और धारा है आर्टिकल 15(4) की हमने बात की, अब हम बात करते हैं 5। तो यह कहता है कि 2006 की बात है जब मनमोहन सिंह PM थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के टाइम दिल्ली एम्स में आंदोलन हुआ था। वह आंदोलन क्यों किया गया था? तो SC ST के लिए शिक्षण संस्थानों में पहले से आरक्षण था, शिक्षण संस्थानों में जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं। लेकिन जो हमारी उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन जब दिल्ली एम्स में आंदोलन किया गया तो एक संविधान संशोधन किया गया। जो हमारा संविधान संशोधन था 93वां, जो वर्ष 2006 में किया गया, उसमें संशोधन किया गया और उसके द्वारा जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है जैसे IIT, IIM, एम्स, इनमें भी अब जो है आरक्षण की सुविधा दी गई है। पहले जो थी यह उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं थी, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में थी। तो अब हम बात करें कि आर्टिकल 15(4) जो है वह भी शिक्षण संस्थान की बात करता है और 15(5) है वो भी जो है शिक्षण संस्थान की बात करता है। लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वह है कि आर्टिकल 15(4) जो है शिक्षण संस्थान, सामान्य शिक्षण संस्थान की बात करता है, जबकि 15(5) जो है वो उच्च शिक्षण संस्थान, एम्स, IIT, IIM इनकी बात करता है। और आप ये भी याद रखिए कि ये जो दोनों हैं 15(4) और 15(5) ये दोनों मूल संविधान के भाग नहीं थे, लेकिन इनको संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है। जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो यह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार का सभी को समान अवसर रहेगा, रोजगार में अवसर की समानता होगी। और यह कहता है कि राज्य किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो आधार क्या होंगे? तो जैसे हमने आर्टिकल 15 में बात की थी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये 5 आधार, और लेकिन आर्टिकल 16 में 2 आधार और जोड़ दिए गए हैं। वो आधार कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंट, मतलब उद्भव के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 16 कहता है, फिर से सुनिएगा, आर्टिकल 16 कहता है कि जो रोजगार का अवसर है वो सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे। जो हमारे राज्य हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में उसकी जो धारा है 3, मतलब अनुच्छेद 16 की जो धारा है 3, वह कहती है, और वह सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो आर्टिकल 16 में मैंने आधार बताया, ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंट, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, उसका अपवाद है आर्टिकल 16 की धारा 3, जो कहती है कि राज्य यदि चाहे, उसका अपवाद है और इसमें कहा गया है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन वह यह भी कहता है कि इस संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को है। तो आर्टिकल 16 की जो धारा 3 है वह कहती है कि राज्य जो है रोजगार देने में भेदभाव कर सकता है, लेकिन उसका जो कानून बनाने का अधिकार है वह संसद को है। और वह भेदभाव किस आधार पर करेगी? निवास के आधार पर। ऐसा मैंने आपको आर्टिकल 16(3) में बताया। जैसे यदि कोई राज्य चाहे कि वहाँ की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, उन नौकरियों में उनके राज्य को प्राथमिकता दी जाए। जैसे MP में कोई वैकेंसी निकलती है और मध्य प्रदेश सरकार चाहे कि इन वैकेंसियों में मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, तो वह ऐसा कर सकती है। और इसमें इसके संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वह संसद को होगा, ऐसा आर्टिकल 16(3) में कहा गया है। अभी हमने 16(3) की बात की, अब हम बात करते हैं 16(4). भारत में आरक्षण का आधार है। जो हमारा आर्टिकल 16(4) है वह भारत में आरक्षण का आधार है।
जो कहता है कि यदि राज्यों को ऐसा लगता है कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, या ऐसे लोग जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है, मतलब हमारे यहाँ जो नौकरियां निकली हैं या जो भी जॉब हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व कम है बाकी कैटेगरीज की तुलना में, तो राज्य जो है उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो सरकार है रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। मतलब 16(4) कहता है कि यदि कोई राज्य चाहे जो, तो आरक्षण का आधार जो है हमारा आर्टिकल 16(4) बनता है, और यदि कोई राज्य चाहे तो किसी भी कैटेगरी को उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए रोजगार में जो है रिजर्वेशन दे सकता है। ऐसा आर्टिकल 16 में बताया। रिजर्वेशन की जो व्यवस्था करता है आर्टिकल 16(4) करता है। अब हम आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का आधार कौन सा कानून है? यह क्वेश्चन बनता है कई बार कि जो हमारा आर्टिकल 17 है उसका आधार क्या है। यह भी आपको जानना होगा कि 1955 में हमने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 में आया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1955 में, ये अनुच्छेद 17 का आधार है। और अनुच्छेद जो कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से मतलब है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। इसका अंत करने का जो आधार है वो 1955 का अधिनियम जो हमारा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो है, और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है या किससे रिलेटेड है, तो वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। जब अनुच्छेद 18 की बात करें, आर्टिकल 18 की, तो वह कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का मतलब है उपाधि या पदवी का अंत किया जाना। लेकिन किस प्रकार की उपाधियों का, तो किस प्रकार के टाइटल, तो हमेशा याद रखिएगा कि सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना और शिक्षा से छोड़कर, मतलब इन दोनों से रिलेटेड जो भी उपाधियां हैं उनको छोड़कर अन्य किसी भी उपाधि को पर रोक है। इन दो उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 18 में। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी अन्य देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता या कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, ऐसा आर्टिकल 18 कहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।